देश एक टैक्स कैसे लागू होगा जीएसटी, कैसे बदलेगा कारोबार का तरीका और कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी। कोई भी चीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इनकी जटिलताओं को खत्म करना जरूरी है और हम लोग को व्यापार करने में जो सुगमता चाहिए वो आनी चाहिए। जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसके अंदर पहाड़ी वर्ग इतना है जो अनपढ़ है, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, जो दुकानदार भाई है उसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एक फियर है, आप लोगों की धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी। जीएसटी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिजिटल। सारे लफड़े खत्म हो गए, एक जगह टैक्स हो गया केवल। ये सही से टैक्स सरकार के पास पहुंचेगा। अगले 30 मिनट में हम पूछेंगे जीएसटी पर तमाम सवाल। मंच पर होंगे मोदी सरकार के मंत्री और टैक्स कमिश्नर और उनके सामने होंगे इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और लीगल एक्सपर्ट। बने रहिए हमारे साथ। जीएसटी एक देश एक टैक्स, सभी के जुबान पर है जीएसटी, एक देश एक टैक्स। और इस नारे के साथ देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाने वाला जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 30 जून की रात संसद में ग्रैंड इनॉग्रेशन के साथ हमारा देश इनडायरेक्ट टैक्स का एक नया अध्याय शुरू करेगा। लेकिन एक बदलाव है और जब भी बदलाव होते हैं तो तमाम सवाल भी उठते हैं और जीएसटी से जुड़े हुए कई सवाल इनके स्टेक होल्डर्स पूछ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस खास शो के जरिए। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष जी नमस्ते, स्वागत है आपका। वो अध्याय जिसकी शुरुआत मैं कहूंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रजीम में आकर इसे एक पूरी तरह से आप फॉर्मली इसे देश को दे रहे हैं। हम कितने जीएसटी रेडी हैं? क्योंकि हम कहीं देख रहे हैं कपड़ा के जितने कारोबारी हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, कहीं मार्बल उद्योग वाले नाराज हैं, तो कितने जीएसटी रेडी हम दिख रहे हैं पीयूष जी? देखिए, जीएसटी एक सबके सामूहिक प्रयत्नों से फैसले लिए गया रिफॉर्म है। सभी पार्टी, देश भर के सभी राज्य इसमें सम्मिलित हुए और मैं समझता हूं सबने अपने अपने विषय को जीएसटी काउंसिल में रख के एक यूनानिमस डिसीजन लेने की जो नई प्रक्रिया इस फेडरल संघीय ढांचे में नई शुरुआत हुई है, ये बहुत स्वागतीय है। तैयारी पूरी तरीके से है, टेक्नोलॉजी हो, उसका सिस्टम हो, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम हो, सब में तैयारी पूरी तरीके से। स्वाभाविक है, इतना बड़ा बदलाव जो इतिहास में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आर्थिक जगत की करने जा रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझना, सीखना, आदत बनना। कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आदत ही नहीं है रिकॉर्ड रख के अपने टैक्स कैलकुलेट करके पे करने की, उनको इस नई व्यवस्था में पे करना पड़ेगा टैक्स। अलग अलग जगह से डेटा कंपाइल होने से अब संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं कोई अपनी टैक्स की चोरी कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में कंपटीशन सुधर जाएगा, वस्तुओं के दाम भी कम होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कंपटीशन आपकी गुणवत्ता पे होगा, आपकी सेवा कितनी अच्छी है, आपका सामान कितना अच्छा है, बजाय के आपकी टैक्स चोरी करने की काबिलियत। जी गोयल जी, अगर हम बात करें उन देशों की जहां जीएसटी लागू है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो हमें पता चल रहा है कि जब जीएसटी लागू हुआ तो पहले 1 साल महंगाई खूब बढ़ी और फिर जाके धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये देश बढ़े। तो भारत में भी सभी को अपनी जेब की फिक्र रहती है, क्या उनके पैसे अब ज्यादा खर्च होने वाले हैं इस जीएसटी के लागू होने के बाद? महंगाई दर को आप किस तरह से देखेंगे? मुझे नहीं लगता ये चिंता है, क्योंकि उनकी जो कार्य पद्धति जीएसटी लागू करने की, उसको स्टडी करके भारत में क्या उसकी सेफगार्ड करे वो हमने ऑलरेडी सुनिश्चित किया है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा ये देखी जाएगी कि कोई वस्तु का दाम कोई एक्सॉर्बिटेंटली ना बढ़े या बढ़े ना, क्या प्रॉपर इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया जा रहा है जब जीएसटी लगाता है कोई व्यक्ति बेचते वक्त। इन चीज़ों के लिए एक एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ साथ में बनाया गया है, जिसमें अगर कोई वस्तु पे पता चले कि बेचते वक्त इनपुट क्रेडिट नहीं दिया गया है तो उसमें सरकार दखलअंदाज कर सकेगी, जीएसटी के अधिकारी उसमें रोक लगा पाएंगे। यानी मुझे लगता है महंगाई की चिंता नहीं करने की आवश्यकता है।
जी, एंड कंज्यूमर तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब फायदा मिलेगा, आपको लगता है ये उन तक पहुंचेगा। लेकिन आपने बात की एंटी प्रॉफिटियरिंग की, और इसे लेकर मन में कई ट्रेडर्स, बिजनेसमैन ये सवाल करें कि कहीं इससे इंस्पेक्टर राज तो नहीं बढ़ जाएगा? इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका जो डेटा है वो डेटा माइनिंग भी कंप्यूटर के डेटाबेस में से आएगा। कोई अधिकारी बैठ के एक एक रिकॉर्ड किसका चेक नहीं करने वाले। तो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो ट्रिगर पॉइंट्स भी कंप्यूटर द्वारा निकलने के कारण मुझे लगता है हैरेसमेंट की कोई चिंता नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूं भारत के सभी उद्योग जगत, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को कि अगर किसी को कोई ऐसी हैरेसमेंट की दिक्कत जरा भी महसूस हुई तो तुरंत अपने लोक प्रतिनिधि या अधिकारी, सीनियर अधिकारी को बताए। वी विल इंश्योर कि किसी प्रकार की हैरेसमेंट किसी को नहीं होगी। मुझे याद है जब ज्वेलर्स के ऊपर एक्साइज लगी थी तब भी इस बात की बड़ी चिंता थी, कई लोग भयभीत थे, इसलिए कुछ लोगों ने हड़ताल की, कुछ समय तक अपना व्यापार भी रोका। मैंने स्वयं अपना नाम दिया, नंबर दिया पूरे अधिकारी और पूरे ट्रेड एसोसिएशंस और ज्वेलरी ट्रेड के लीडर्स को कि किधर भी कोई किसी को गलत दिक्कत आए, कोई हैरेसमेंट हो तो मुझे बताना। एक साल में एक भी व्यक्ति का कंप्लेंट नहीं आई। जी पीयूष जी, मेरे पास कुछ सवाल भी हैं, पर एक सवाल पहले ये बता दीजिए, बिजली का बिल जो है वो बढ़ेगा तो नहीं? कोल सस्ता होने वाला है, बिजली का बिल तो सस्ता होना चाहिए। ऐसा है कि बिजली में जीएसटी लगभग टैक्स न्यूट्रल रहा है, कुछ फायदा ही हुआ है। कोयले में से मात्र 5% जीएसटी होने से मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो बिजली देते हैं उन कंपनियों को संभावना होगी कि बिजली के रेट्स कम करें। अब डिस्कॉम से आगे कंज्यूमर को वो बिजली के कम दाम का लाभ वो स्टेट के जो रेगुलेटरी कमीशंस हैं वो तय करते हैं। वो हम उनको एडवाइजरी दे रहे हैं कि जहां जहां पे इसका लाभ मिल सकता है और जो डिस्कॉम जिसको पास कर सकने की क्षमता में है वो जरूर अवश्य किया जाए। इसमें यह ध्यान रखें कि कस्टमर को लाभ दोनों तरीके से होते हैं, एक तो बिजली का रेट कम हो, दूसरा बिजली का रेट ज्यादा बढ़े ना। आज की जो व्यवस्था है जिसमें कई डिस्कॉम्स लॉस में चल रही हैं, हर साल अनाप शनाप बिजली के बिल बढ़ा करते थे 2014 तक। आप पिछले 3 वर्षों का निकालिए, हमने इतना सुधार किया है बिजली क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में, कि बिजली के बिल कोई अनाप शनाप बढ़े नहीं है देश। ठीक है, तो कंट्रोल रहेगा यहाँ पर। लेकिन अब सुनते हैं अमरदीप का सवाल, एक छोटे दुकानदार हैं और अमरदीप का सवाल पीयूष के सामने रखते हैं। अमरदीप को सुनते हैं। I have a shop in नोएडा, सेक्टर 29। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं अभी जीएसटी के लिए कि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो बिलिंग भी बंद करी हुई है, प्लस वी डोंट नो कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, डेली नई स्टेटमेंट्स आती हैं। तो फाइनली इसका हम जैसे छोटे दुकानदारों पे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, सर ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। तो ऊर्जा मंत्री, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन सीए भी हैं, तो समझाइए अमरदीप के लिए क्या है जीएसटी में। अमरदीप जी, सबसे पहली बात तो अगर आप छोटे दुकानदार हैं तो और आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको तो जीएसटी लागू होने ही नहीं वाला है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से 75 लाख तक है और आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो, तो आपको तो सिर्फ सेल्स की डिटेल्स रखनी है और 3 महीने में एक बार टोटल सेल्स कितना हुआ ये डिटेल फाइल करके आपको उस पर सिर्फ 1% टैक्स भरना है। तो आपको तो कोई चिंता ही नहीं करनी है किस सामान पे क्या रेट है क्या नहीं है। आपके लिए इतना सरल कॉम्पोजिशन स्कीम बना दिया गया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते तो भी आपको 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना, कोई रजिस्टर नहीं करना। 20 से 75 लाख तक है तो आपको मात्र 2%। चलिए, तो इनको कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा। नोएडा से अमित गुप्ता का सवाल अब सुनाते हैं आपको। सर ये मैं पता करना चाहता था, जैसे हमारा साल का 20 लाख का टर्नओवर बताया गया अभी छोटे व्यापारियों का, तो ये पता करना जिस चीज़ पे जीएसटी नहीं है, जैसे पैकिंग आटे वगैरह पे और दालें वगैरह पे, खुली पे, तो वो भी टर्नओवर में पक्के भी लेते हैं, तो वो भी टर्नओवर में जुड़ेंगे हमारे या नहीं जुड़ेंगे? पीयूष जी, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। फुल टर्नओवर देखा जाएगा, चाहे वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट हो। हर एक का प्रोडक्ट का टर्नओवर गिन के अगर आप 20 लाख से क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर 20 से 75 तक आपको फिर भी लाभ मिलेगा। 75 के ऊपर जाएंगे तो ही आपको आइटम वाइज रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा और उसका क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा।
एक सवाल जो हमें ईमेल से आया है, ये जिनका है वो एक जिम चलाती हैं, क्रॉसफिट सेंटर है इनका, बेंगलुरु में रहती हैं मिताली, और ये समझना चाहती हैं कि जीएसटी का असर कैसे पड़ेगा इनके कारोबार में। पीयूष जी, क्या चलाती है? मैं जिम है इनका, जिम, तो यानी ये सर्विस के दायरे में आएंगी, सर्विस सेक्टर से जुड़ी होंगी। जिम्नेशियम में वो अभी तक सर्विस टैक्स के दायरे में रही होंगी। अब अगर उनका टर्नओवर 20 लाख तक है तब तो उनको कोई जीएसटी में रजिस्टर नहीं करना है। जिम के लिए भी, सर्विसेज में भी 20 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन है। 20 लाख से अधिक अगर उनका सर्विसेज में टर्नओवर है और जिम में वो मंथली मेंबरशिप लेती होंगी या स्ट्रीम, सोना वगैरह फैसिलिटीज की चार्ज करती होंगी, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो जो भी अप्रोप्रिएट रेट उस पर डिफाइंड है, शायद 18% है, तो 18% के हिसाब से उनको जितना टोटल सेल्स है उस पर लगेगा। लेकिन जितनी सर्विसेज वो लेती हैं, समझो उन्होंने जिम का इक्विपमेंट खरीदा, ट्रेडमिल खरीदी, क्रॉस ट्रेनर खरीदा, सोना इक्विपमेंट खरीदा, किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे हाउसकीपिंग सर्विसेज कराए, कुछ रिपेयर करवाया कोई सामान तो उसका बिल हुआ, इन सब में जो उनको टैक्स लग के सुविधाएं आएंगी, बिल्कुल, तो सारे खर्चों की भी सूची उन्हें रखनी होगी। इनपुट क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल इनपुट क्रेडिट के हकदार रहेंगी। धन्यवाद पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा। आप केवल ऊर्जा मंत्री के ही तौर पर नहीं बल्कि सीए की तरह भी हमारे दर्शकों के लिए जीएसटी को आसान बनाया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी नजर रहेगी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों के सवालों पर। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएसटी, एक देश एक टैक्स। एक यूनिफॉर्म टैक्स सूत्र में पूरे देश को बांधा जा रहा है, लेकिन चिंताएं भी बहुत है और इन्हीं चिंताओं को हम दूर कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। याद रहे, जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो रही है और आप अपनी तैयारी पूरी रखिए और जो समस्याएं आपको आ रही हैं उन्हीं का जवाब देने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम फोकस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल सेक्टर पर, और इन सेक्टर्स की बातों को समझने के लिए मेरे साथ हैं प्रियजीत घोष, पार्टनर इनडायरेक्ट टैक्स केपीएमजी इंडिया, साथ ही में अभिषेक जैन, टैक्स पार्टनर ईवाई, और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रकांत सालुंके, फाउंडर और चेयरमैन एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। चंद्रकांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसके लिए जीएसटी क्या कुछ बदलने वाला है? थोड़ा असंतोष हमारे एसएमई मैन्युफैक्चरर में है, क्योंकि उनके कुछ प्रोडक्ट है उन पर ज़्यादा वो टैक्स दे रहे हैं, जहां 8%, 6% की जगह 9%, 9% की जगह 12%। अब अगले 2 महीने में हम कोशिश ये करेंगे कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट होने के बाद उस सेक्टर को हम पूरी तरह जानकारी लेकर हम सरकार के सामने जाएंगे कि अगर समझो इस सेक्टर को ज़्यादा दिक्कतें आ रही तो उस दिक्कतें को दूर करने के लिए सरकार हमें सहयोग करे। बिल्कुल, तो कैस्केडिंग इफेक्ट जरूर खत्म होगा जीएसटी से टैक्सेस का, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो दिक्कतें हैं उसे दूर करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। प्रियजीत, रिटेल सेगमेंट, रिटेल इतने तेजी से हमारे देश में अपने पांव बढ़ा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, एफडीआई निवेश हो रहा है, इन सब के बीच में रिटेल की तस्वीर बदल जाएगी जीएसटी से? बिल्कुल प्रियंका जी, रिटेल की तस्वीर बदल जाएगी। अभी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी, अगर आप रिटेल को देखते हैं तो उसमें उनके रेंट पे आज के दिन में सर्विस टैक्स है, इंश्योरेंस पे सर्विस टैक्स है, टेलीफोन पे सर्विस टैक्स है, मैन पावर पे सर्विस टैक्स है। इनका क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि जब वो बेचते हैं तब वो वैट देते हैं जो स्टेट के पास जाता है। अब ये एक टैक्स बनने के कारण उन्हें क्रेडिट मिलेगा, तो उनके लिए तो बहुत फायदे की बात है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात आपने बताई प्रियजीत, जो रिटेलर्स को अब कई स्टेप्स पर मिलता रहेगा तो इसका बेनिफिट मिलेगा, तो क्या जो फाइनल प्रोडक्ट एंड कस्टमर के पास पहुंचेगा उसमें कीमतों में हम कमी देखेंगे? और दूसरा ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने टाइम फ्रेम में एक दुकानदार को मिलने वाला है? तो ये जो फायदा होगा, ये फायदा अभी क्लोजिंग स्टॉक जो उनके पास है, प्री जीएसटी स्टॉक, इसमें इतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर फायदा होगा। उनकी प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि उनका टैक्स कॉस्ट कम होगा, जिसके कारण उनकी मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होगा।
दूसरी बात जो आपने पूछी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 साल के अंदर कभी भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास इनवॉइस आ जाता है, आपके पास गुड्स आ जाता है, आपके पास सर्विस आ जाता है, उसी टाइम उसी मंथ में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन 1 साल के अंदर लेना जरूरी है। और यहाँ पर कई लोगों को अभिजीत जी कॉम्पोजिशन स्कीम का भी फायदा मिलेगा, उसका फायदा किस तरह से उठा पाएंगे मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े लोग? देखिए, कॉम्पोजिशन स्कीम एक छोटे टैक्स पेयर के लिए है, तो 20 लाख तक तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और 20 से 75 लाख तक अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और सर्विस प्रोवाइडर में खाली रेस्टोरेंट्स को ये बेनिफिट दिया गया है। इनको पूरी अपनी टैक्स पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने पूरे टर्नओवर पे ट्रेडर 1% टैक्स पे कर सकता है, मैन्युफैक्चरर 2% टैक्स पे कर सकता है और रेस्टोरेंट 5% टैक्स पे करते हैं। तो इन लोगों को डिटेल्ड रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जो उन्होंने परचेज किया उस पर क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मंथली 3 रिटर्न की बात हो रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। इनको क्वार्टरली 1 रिटर्न फाइल करना है और इनके लिए टैक्स कंप्लायंस आसान हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। अभिषेक सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सुनते हैं अभिषेक जी का सवाल। माय नेम इज़ अभिषेक सिन्हा और मैं मैन्युफैक्चरिंग मेरी खुद की है, वॉकर्स, स्टेक्स एंड रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट्स की, और मीटेक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी फैक्ट्री है भजनपुरा में। आई जस्ट वांट टू नो कि जीएसटी से फ़र्क क्या पड़ा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो था प्रोडक्ट, अगर हम रिहैब फोल्डिंग वॉकर लिखते हैं तो वो हो जाता है 0%, लेकिन अब जो साइट्स में मैं देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि स्टिक्स एंड वॉकिंग फ्रेम लिखोगे तो उसमें 5% टैक्स लगेगा। तो इट इज़ नॉट वेरी कन्फर्म्ड कि जीएसटी से क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए, इनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं कि उनको थोड़े जो कन्फ्यूज़न है, जैसे कि वो जो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, 10 प्रोडक्ट लेते हैं, फिर 10 प्रोडक्ट के बाद 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट जो टैक्स आ रहा है 9% से 12% हो गया है, उसके लिए थोड़े से असंतोष भी है। जैसे अभी देखिए 30 तारीख से बहुत सारे व्यापारी भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वैसे एंटरप्रेन्योर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, हमें नुकसान होगा, हमारे एंड यूजर्स को नुकसान होगा, बायर्स को नुकसान होगा। तो इस पर थोड़ी सरकार ने ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार टैक्स लगाने के बाद या एक बार टैक्स का प्राइस का रेट निश्चित करने के बाद दोबारा कम नहीं करेगी, लेकिन सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। देश भर के ट्रेडर्स अलग अलग जगह नारे लगा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे, कह रहे हैं हम चाहते हैं जीएसटी आए, पर हमें ये समस्याएं हैं। एक तो कंप्यूटर का डर हमारे देश में, और सब कुछ ऑनलाइन होगा, इस डर को आप कैसे कम करेंगे? देखिए, जैसे अभी हमने बात करी थी, 20 लाख तक अगर कोई ट्रेडर है या कोई टैक्स पेयर है तो उसको टैक्स नहीं पे करना है, और 75 लाख तक है तो आप क्वार्टरली 1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो वहां तक तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। उसके ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको मंथली रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। बट इलेक्ट्रॉनिक भी गवर्नमेंट एक यूटिलिटी निकालेगी जिसमें आप ऑफलाइन उसमें अपनी सारी परचेज और सेल की डिटेल्स भर सकते हैं, और फिर कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन आता है तो 5 मिनट भी अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो उसको ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टाइम इंटरनेट से कनेक्ट रहना है, आप ऑफलाइन उस यूटिलिटी जो गवर्नमेंट रिलीज करेगी उसमें अपनी डिटेल भर के जैसे आप जब भी आपको कनेक्शन मिलता है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी का सवाल हमारे पास पहुंचा है। हम गारमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि पहले एक्साइज और जो वैट था वो लेके करीब 9% का उसका वो आता था, जो कि बढ़ के इन्होंने 12% की स्लैब में डाल दिया है, जो कि 10% से 15% से एमआरपी बढ़ा देगा पूरे प्रोडक्ट की। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और अभी स्वरूप भी तय नहीं है कि पुराने स्टॉक जो रखे हुए हैं हमारे गोडाउन्स के अंदर या हमारे दुकानों के अंदर उसका क्या स्वरूप होगा, उस पर कैसे हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो तो 5% पे माल है और उस पर हमको 12% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सीधे सीधे 7% का नुकसान है। तो देखिए प्रियंका जी, इसमें जो इन्होंने बताया 9% उनका टैक्स अभी आता है वैट और एक्साइज ड्यूटी मिला करके, और जीएसटी में वो 12% हो गया, तो गैप तो है, लेकिन गैप के साथ कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इन्हें मिलेगा, वो इन्हें फैक्टर करना चाहिए, क्योंकि 9% में एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर के कुछ और में मिलेगा। दूसरी चीज़ जब वो रिटेल में देखेंगे, अभी हमने रिटेल की बात करी, वहाँ से भी कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इनको मिला करके ये देखेंगे ये करीब करीब 10 से 11% तो पहुँच जाते हैं ये,
ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर उसमें वो 5% में डालते तो आज के टैक्स के मुकाबले वो बहुत ही कम हो जाता। तो 12% टैक्स में थोड़ा गैप बहुत जरूर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो उनका ये था कि पूरा जो अभी के स्टॉक का क्या होगा, तो अभी के स्टॉक पे उन्हें 40% जो CGST का अमाउंट है उसका क्रेडिट मिल जाएगा उन्हें, जो भी एक्साइज ड्यूटी पे हुआ था उस स्टॉक में। तो ये रिकवर कर लेंगे करीब करीब 2.4%, जो कि 40% ऑफ 6% है। 12% में 6% CGST है, उसका 40% क्रेडिट ले लेंगे, तो इससे जो है एग्जिस्टिंग स्टॉक पे उन्हें क्रेडिट मिल जाएगा और वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन 1 जुलाई से नई MRP पे इन्हें अपना प्रोडक्ट अब बेचना ही होगा, ये अनिवार्य होगा आपके लिए। अगला सवाल, ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, ये डायमंड के ये ज्वेलरी बेचते हैं, सूरत के हैं गौरांग गोयल, और ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके एंड कंज्यूमर जो होंगे वो 3% का जो टैक्स उनसे वसूलेंगे उसका वो इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, कि क्या एंड कंज्यूमर इस क्रेडिट को ले पाएगा? गौरांग का ये सवाल है। अभिषेक, आप इन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, GST में 2 तरीके का सेल होता है। अगर आप एंड कस्टमर को बेच रहे हैं जो अपने खुद के यूज के लिए खरीद रहा है गुड, उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। मान लीजिए आप अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं और आपको ज्वेलर 3% टैक्स चार्ज कर रहा है, वो आपके लिए कॉस्ट हो जाता है। बट अगर ये किसी ट्रेडर को बेच रहे हैं या किसी और मैन्युफैक्चरर को बेच रहे हैं, डायमंड इन्होंने मैन्युफैक्चरर किसी ज्वेलर को बेचा जिसने आगे ज्वेलरी बना के बेची, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर किसी बिजनेस कस्टमर को बेच रहे हैं ये 3% जो GST चार्ज करेंगे, B2B अगर केस है तब मिलेगा, लेकिन अगर ये एक कंज्यूमर B2C है तब वो कॉस्ट हो जाएगा। तो चंद्रकांत जी, अब ये बताइए कि तैयारी तो पूरी है, अब दिन भी चंद रह गए हैं, 1 जुलाई से नया पूरा टैक्स रिजीम आ जाएगा। रिटर्न की टेंशन सता रही है क्या आप लोगों को? 1 महीने में 3 रिटर्न भरना जो है ये आप लोगों के काम को और बढ़ाने वाला है, और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगर देखा जाए तो 3 रिटर्न भरने की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारे इंडस्ट्री में अकाउंटेंट होता है जो फाइनेंस देखता है, कंप्लायंसेस होता है, और मैं तो कहूँगा कि जैसे देखिए सरकार ने हमारे लिए एक टैक्स रिजिम लाई है, उसका हम स्वागत करते हैं। एक है कि जो इंडस्ट्री को दिक्कतें आएगी, उस दिक्कतें को सरकार ने तुरंत उसको रिजॉल्व करना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हम टैक्स भरे, वो चाहते हैं कि हम एक टैक्स भरे, तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी तैयार रहने चाहिए। जैसे हम वेलकम करते हैं, इसकी सराहना करते हैं कि अच्छा है कि हमारे जो देश में पहले जो करप्शन चलता था, हमें जो इंस्पेक्टर राज का जो सामना करना पड़ता था, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 2 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल करना है, 2 महीने का एक टाइम विंडो दिया गया है। ये रिलीफ आपको दिया जा रहा है GST जैसे ही लागू होगा। 2 महीने तक रिटर्न की चिंता नहीं करें, लेकिन हाँ GST को जरूर समझ लें। इसी के साथ मैं अपने तीनों पैनलिस्ट का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने वक्त निकाला हमारे इस खास शो के लिए। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर रहेंगे एक नए क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ और समझेंगे GST के फायदे और नुकसान। लेकिन आज के लिए इतना ही, नमस्कार।